दोस्तों नमस्कार। SKS स्टोरी टेलर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके सामने एक स्टोरी लेके आया हूँ। इस स्टोरी का टाइटल है केदार द प्रोटेक्टर। ये कहानी है एक ऐसी जगह की जहाँ पे लोगों ने अपनी बस्ती को बसाने के लिए, जैसा कि आपको पता है कि लोग आदमी की तादाद दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और ज़मीन लिमिटेड है। तो जब ज़मीन लिमिटेड है तो आदमी क्या करता है, बस्ती बसाने के लिए, नई आबादी बनाने के लिए जंगल को काटता चला जाता है, खेतों को आबादी में तब्दील करता चला जाता है, जंगलों को काटता चला जाता है। तो ये कुछ इसी ट्रेजेडी, कुछ इसी कहानी के ऊपर आधारित है। तो आज का हमारा टाइटल है केदार द प्रोटेक्टर। समय जाया ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों चंपारण नाम की एक जगह थी। चंपारण नाम की एक जगह थी जहाँ पे लोगों ने आबादी जैसे जैसे बढ़ती जा रही थी, जगह लिमिटेड थी, तो लोगों को बसाने के लिए, नई बस्ती बसाने के लिए जैसे जैसे जंगलों को काटना शुरू कर दिया था। जंगलों को काटते काटते वो बस्ती में तब्दील करते चले जा रहे थे। तो चंपारण एक ऐसी जगह है जो जंगल से महज 2 किलोमीटर की दूरी पे है। जंगल से महज 2 किलोमीटर की दूरी पे है। लोगों ने बस्ती बसाते बसाते इतना आगे आ गए थे कि जंगल के पेड़ काटते काटते अब जो जंगल की जो स्टार्टिंग थी और जो गांव की जो बस्ती थी, उनके बीच का जो दायरा था मात्र 2 किलोमीटर का रह गया था। कहानी में सब कुछ ठीक था, सब नॉर्मल था, सब सामान्य तौर पर रह रहे थे, सब सामान्य तौर पर अपना जीवन जी रहे थे। हर व्यक्ति अपने काम में मशरूफ था, अपने काम में लगा हुआ था। एक बार की बात है, गांव में बुद्धन यादव की गाय थी। बुद्धन यादव अपनी गाय को बाहर बांधते थे। तो बुद्धन यादव ने हमेशा की तरह अपनी गाय को बाहर बांधा और अपना रात को सोने चले गए। गाय बाहर बंधी हुई थी। जब बुद्धन यादव सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि गाय वहाँ पे नहीं थी। बुद्धन यादव परेशान, क्या बात हुई, गाय कहाँ चली गई। बुद्धन यादव ने ढूंढना शुरू किया। बुद्धन यादव ने जब उस जगह को देखा तो उनको लगा कि यहाँ पे जैसे कुछ खींचातानी हुई है, कुछ कशमकश हुई है, कुछ हत्था मत्था हुआ है कुछ यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे घसीटने का निशान था। तो मिट्टी पे जो रगड़ होती है, घसीटने के निशान से कोई रगड़ का निशान बनता है, वो निशान वहाँ बना हुआ था। तो उन्होंने बुद्धन हलवाई ने, जब बुद्धन यादव ने देखा नीचे, ये तो घसीटने का निशान है, तो जिस दिशा में वो निशान जा रहा था घसीटने का, उस दिशा में बुद्धन यादव धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। उसकी गाय को घसीटने का जो निशान बना था, और धीरे धीरे बुद्धन यादव उसका पीछा कर रहे थे। बुद्धन यादव धीरे धीरे वो जो जमीन पर रगड़ का निशान बना था, घिसने का निशान बन गया था, तो उसको धीरे धीरे उसका वो पीछा कर रहे थे। तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर चलने के बाद उन्होंने देखा कि ये जो घसीटने का निशान था अभी जंगल के अंदर की ओर जा रहा है। तो बुद्धन यादव ने सोचा ये निशान जंगल की ओर जा रहा है, इसका मतलब ये किसी जानवर का हमला है जिसने मेरी गाय को उठा ले गया है। बुद्धन यादव, अब उनकी गाय थी, अब उनका गाय से समझ लीजिए कितना मधुर संबंध हो गया था। भाई आदमी किसी दिन 2 दिन के लिए कोई कुत्ता भी पाल लेता है तो उससे प्रति मोह जग जाता है। तो ये इतनी प्यारी इनकी गाय थी, कई दिन से बंधी थी। तो बुद्धन यादव को बहुत बड़ा झटका लगा, एकदम उदास हो गए। गाँव पहुँचे, उन्होंने बताया ऐसी सी बात है, मेरी गाय बाहर बंधी हुई थी, किसी ने लग रहा है उसके ऊपर हमला किया है और घसीटते घसीटते उसको जंगल के अंदर घसीट ले गया है। अब जंगल के अंदर जाना मेरा के लिए जोखिम से खाली नहीं, इसलिए मैं लौट आया हूँ। तो गांव वालों को जब उन्होंने पूरा वाकया बताया तो गांव वालों को भी लगा कि शायद किसी जानवर का हमला हो सकता है। तो इस वाकये को
लेकर के गांव वालों ने मन में ये बात आ गई कि शायद किसी का हमला हो सकता है। तो गांव वालों ने 3-4 दिन तो काफ़ी सावधानी बरती, काफ़ी सतर्कता बरती, काफ़ी मतलब अपने आप को एक्टिव रखा, काफ़ी सतर्क रखा। और शाम के बाद उन्होंने तकरीबन 3-4 दिन तक पहरा देने का प्रयास किया। कुछ गांव के जो लोग थे वो जो होते हैं चौपाल ला के बैठी करते थे, वो इधर उधर जैसे निगाह रखने वाला काम करते थे। भाई गांव वालों को लगा कि अगर कोई घसीटने का निशान जंगल तक गया है तो कोई जानवर घसीट करके ले गया होगा। तो एहतियात के तौर पर, सावधानी के तौर पर गांव वाले रात में पहरा देने वाला काम शुरू कर दिए। तो तकरीबन 6-7 दिन तक गांव वालों ने इस प्रक्रिया को अपनाया और शाम के बाद उन्होंने सावधानी बरतना शुरू कर दिया, पहरा देना शुरू कर दिया। तो जितने दिन उन लोगों ने इस चीज़ को बहुत गंभीरता से लिया, तकरीबन 6-7 दिन तक, वो फिर कुछ नहीं हुआ। फिर तकरीबन 10 दिन के बाद राजू हलवाई एक कुत्ता पाले हुए थे और उनका कुत्ता उनके घर के बाहर ही रहता था। बहुत वफादार कुत्ता था, बहुत बढ़िया कुत्ता था, ताकतवर कुत्ता था। तो इससे राजू हलवाई को सिक्योरिटी महसूस होती थी, सब कुछ ठीक था। राजू यादव कुत्ता हमेशा की तरह बाहर बंधा हुआ था। बंधा क्या था, उसको खोले ही रखते थे, रात में उसको छोड़ देते थे कि अगर कोई चोर चमार आए तो तुरंत ये चिल्ला दे और तुरंत सबको पता चल जाए। तो राजू हलवाई ने हमेशा की तरह अपना कुत्ता छोड़ा हुआ था। रात में करीबन सब लोग सोने चले गए राजू हलवाई घर, राजू भी सोने चला गया। तकरीबन रात के 12:30 और 1 बजे करीब राजू हलवाई को अपने कुत्ते की चिल्लाने की आवाज़ आई। राजू हलवाई को अपने कुत्ते की चिल्लाने की आवाज़ आई। कुत्ता उसका चिल्ला रहा था। तो राजू हलवाई का कोई चोर चमार तो नहीं आया बाहर, काहे के लिए चिल्ला रहा बाहर है। तो खिड़की से उन्होंने झांकने का प्रयास किया। राजू हलवाई ने अपनी खिड़की से झांकने का प्रयास किया, मेरा कुत्ता क्यों चिल्ला रहा है। लेकिन जब तक वो खिड़की खोलते तब तक उनके कुत्ते की आवाज़ शांत हो गई, कुत्ते की आवाज़ बंद हो गई। और उन्होंने जब खिड़की खोली तो देखा वहाँ पे कुछ नहीं था। वो घबरा गए, क्या बात है। लेकिन चूंकि रात का वक्त था तो राजू हलवाई की हिम्मत नहीं पड़ी बाहर निकलने की। राजू हलवाई डर गए, वो अपने कमरे में ही रह गए। और जब सुबह हुआ तो तकरीबन 4 या 5 बजे राजू हलवाई अपना दरवाज़ा खोले और बाहर आके देखा उन्होंने। तो जब वहाँ पे उन्होंने देखा तो जिस जगह राजू हलवाई का कुत्ता बंधा रहता था वहाँ पे काफ़ी मिट्टी उधड़ी हुई थी और कुछ खून के छींटे भी पड़े हुए थे। तो राजू हलवाई ने सोचा कि या तो किसी चोर ने इसको मार दिया है या तो कोई जानवर। तो राजू यादव ने देखने की कोशिश की कि यहाँ पे लग रहा है कुछ कशमकश हुई है, कुछ हाथापाई हुई है जानवरों के बीच, राजू हलवाई के कुत्ते के बीच में और जानवर के बीच में। तो जब राजू हलवाई ने उसको आगे बढ़ के देखने की कोशिश की कि ये जो ज़मीन पे घसीटने का निशान बन गया है, रगड़ने का निशान बन गया है, कहाँ जा रहा है। उस हमेशा की तरह जैसे पिछले वाक़ये में हुआ था, यहाँ पे भी ज़मीन पे घसीटने का निशान बना हुआ था, रगड़ने का निशान बना हुआ था। तो राजू हलवाई उस जो घसीटने का निशान था उसको धीरे धीरे उसका पीछा करते गया, पीछे करता गया। और वो घसीटने का निशान राजू हलवाई उसके पीछे जाता जा रहा था और तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर चलने के बाद उन्होंने देखा कि वो घसीटने का जो निशान था वो जंगल की ओर चला गया, अंदर की ओर। तो राजू हलवाई को अब तुरंत समझ में आ गया कि उसके कुत्ते के ऊपर किसी जानवर ने हमला किया है, उसके कुत्ते के ऊपर किसी जानवर ने हमला किया है। और ये जब उसने बात अपनी पत्नी को बताई, पत्नी रोने लगी। भाई घर के जो बच्चे थे उसका जानवर प्रति काफ़ी लगाव हो गया था। राजू हलवाई ने जब पूरे गांव भर में, अपने गांव देश में सारी बातें बताई तो सब हतप्रभ रह गए। उन्होंने कहा हम लोगों ने काफ़ी दिन तक सावधानी बरती, फिर हम लोगों ने फिर लापरवाही कर दी, जहाँ लापरवाही की फिर हमला हो गया। अब गांव वालों ने निर्णय कर लिया कि शाम के बाद हम लोग पहरा देंगे, शाम के बाद पहरा देंगे। तो गांव के बाद जैसे ही करीबन शाम के 7-8 बजता
तो गांव में लोग क्या करते, लाठी डंडा लेकर के, लालटेन वगैरह लेकर के निकलते थे रात में देखने के लिए कहाँ पे क्या बात है, कहीं कोई जानवर है तो नहीं। फिर ये सिलसिला चला, तकरीबन 10-15 दिन ये सिलसिला चला। गांव के लोग इस वाक़े को लेकर बहुत गंभीर थे, बहुत सीरियस थे, और रात में गांव वालों की टोली निकलती थी। यहाँ पे आप अगर एक्चुअल में देखें तो जो गांव था, आपस में ये कई सारे गांव आपस में जुड़े हुए थे जो जंगल के किनारे बसे हुए थे। तो जिस अभी एक गांव में घटना हो रही है, तो उस गांव में क्या करते थे लोग, सब रात को टोली बना के निकलते थे, लाठी डंडा लेकर के। मुखिया जी अपनी बंदूक लेके निकलते थे, बुद्धन काका अपनी हंसिया वगैरह लेके निकलते थे, जिसके पास तलवार थी, किसी पास बल्लम था, किसी पास लाठी थी, तो सब अपना लेके निकलते थे। लेकिन तकरीबन उन लोगों ने इस प्रक्रिया को पहरा देने की 10-15 दिन तक जारी रखा, और उन 10-15 दिन में कुछ नहीं हुआ। फिर जब गांव वालों ने 10-15 दिन बीत गया, कोई वाकया नहीं हुआ, तो फिर हमेशा लापरवाही कर दी। एक दिन की बात है, गांव का जो लकड़हारा था ननका लकड़ी काटने के लिए जंगल में गया। लकड़हारा था, लकड़ियां काट काट करके पेट पाल के अपना गुजारा करता था। लकड़ी काटने के लिए जंगल में गया, और ननका लौटा नहीं घर वापस। ननका लकड़ी काटने गया था जंगल में, लेकिन घर वापस नहीं लौटा। घर वालों को चिंता होने लगी। शाम के तकरीबन 7 बजे ये बात उसके घर वालों ने जाकर के मुखिया जी को बताई कि मुखिया जी अभी तक लौटे नहीं हैं, अभी तक घर वापस आए नहीं हैं। तो मुखिया जी भी चिंतित हो गए कि ननका अभी तक घर नहीं आया, लेकिन अब करें तो करें क्या। रात के 8 बज चुके थे। अब इसके बाद अगर जंगल की ओर बढ़ा गया तो रात में जानवर ज़्यादा है, एक्टिव हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। तो पता चला जो हम लोग जा रहे हैं ननका को ढूंढने, तो बहुत भारी पड़ सकता है और जान माल का नुकसान हो सकता है। तो उन लोग बेचारे, ननका के परिवार वाले रो रहे थे, काफ़ी दुखी थे, काफ़ी उदास थे। उसकी बीवी काफ़ी रो रही थी। लेकिन गांव वाले करें तो क्या करें, हाथ मन महसूस करके, मजबूरी में बैठ करके, मजबूरी में सब हाथ महसूस के रह गए। और जैसे, और सब ननका की बीवी को डांट रहे थे कि जब ननका नहीं लौटा तो तुमने ये बात हमें क्यों नहीं बताई, और जब तुम हमें तब जाके बता रही हो जब जाके वहाँ पे अंधेरा हो गया है। और इसमें अगर हम लोग जंगल जाते हैं तो वहाँ पे और भी लोगों के ऊपर जानलेवा हमला होने का खतरा है। तो जैसे ही अगले दिन सुबह हुआ, मुखिया जी अपने गांव के साथ अपनी बंदूकें लेकर के गांव के और तकरीबन 50-100 लोगों को लेकर के वो जंगल की ओर बढ़े। ननका जंगल में लकड़ी काटने के लिए बहुत ज़्यादा अंदर नहीं गया था, थोड़ा अंदर गया था, आधा किलोमीटर तकरीबन अंदर। सब लोग ननका की खुदाई करने के लिए जंगल में गए। ननका की खुदाई करने के लिए सब जंगल में गए, और वहाँ पे सब खुदाई करने लगे। तभी एक पेड़ पे मुखिया जी को एक कपड़ा दिखा। कपड़ा खून से सना हुआ था। ला करके मुखिया जी ने देखा, करे अरे ये बनियान तो ननका की है, ये बनियान ननका की, और ये पूरी खून से सनी है। फिर कुछ दिन बाद थोड़ा देर सब लोग आगे बढ़े, फिर ननका की पैर की चप्पल दिखाई दी। कहे अरे लगता है कुछ हुआ है यहाँ पे। कहीं तो सब आपस में सुगबुगाहट करने लगे, कहीं कोई जानवर ननका को तो नहीं खा गया। ननका की खून से सनी बनियान पड़ी है, उसका एक पैर का चप्पल पड़ा है। फिर कुछ देर वो लोग आगे बढ़े, फिर ननका का दूसरा पैर का चप्पल पड़ा था। और फिर जब वो थोड़ी देर आगे बढ़े, तब वहाँ पे एक हाथ का कटा हुआ पंजा उनको मिला, और उसमें एक अंगूठी थी। ननका के परिवार वाले तुरंत देख के पहचान गए और बेचारे रोने लगे, क्योंकि अब उन्हें यकीन हो गया था कि ननका के साथ यहाँ कुछ हो गया है। ननका के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, कोई जानवर ननका को उठा करके ले गया है। अब ननका के परिवार वालों का तो दुख का ठिकाना ही नहीं था, वो लगे रोने पीटने। लेकिन अब गांव वाले करते तो क्या करते। गांव वाले कहें कि जब इस तरह का कोई वाकया होता है, हम लोग पहरा वगैरह सब कुछ देना शुरू करते हैं, लेकिन फिर पता नहीं क्या बात है, जहां हम लोग लापरवाही करते वहां हमला हो जाता है। अब क्या हुआ कि अब गांव के लोगों के मन में
ये शंका प्रबल होती जा रही थी कि कोई जानवर है जो हमला कर रहा है, और अब लोगों के मन में डर की भावना आने लगी थी। लेकिन फिर भी मुखिया जी सबको हिम्मत दे रहे थे, हम सब के सब लोग पहरा देंगे और जो कोई जानवर ये हमला कर रहा है उसको हम लोग पकड़ लेंगे। प्लानिंग बनी, टोलियां बन गई, लोग रात में पहरा देना शुरू कर दिए। टोलियां बन गई, भाई 10 से 12 रात में ये पहरा देगा, 12 से 2 ये टोली पहरा देगी, 2 से 4 ये टोली पहरा देगी, 4 से 6 ये टोली पहरा देगी। तकरीबन हर टोली में 20 से 25 लोगों का झुंड था कि भाई 10 से एक टाइमिंग बन गई, 10 से 12 ये टोली पहरा देगी, 12 से 2 ये टोली पहरा देगी, 2 से 4 ये टोली पहरा देगी। टोलियां पहरा देने लगी। गांव में लोग अब सशंकित थे कि कोई जानवर है जो हमला कर रहा है। तभी तकरीबन इस वाक़ये के हफ्ता भर बाद गांव का एक किसान था, गोपाल नाम का एक किसान था। अपनी खेती बाड़ी के जो उसकी खेती बाड़ी होती थी उससे वो अपना घर चलाता था, और गोपाल की जो टोली थी, गोपाल 12 से 2 की टोली में उनको पहरा देना था। और गोपाल अपने घर में, उन्होंने कहा तकरीबन 10 बजे करीब, रात के 10 बजे करीब वक्त था, गोपाल ने अपने घर में कहा जल्दी मुझे खाना वगैरह दे दो ताकि मुझे पहरे पे जाना है टोली के साथ। तो गांव वालों ने, उनकी वाइफ ने खाना वगैरह दे दिया, वो खाना वगैरह खा लिए। तो उनको लगा कि उनके पता नहीं कुछ उनकी तबीयत कुछ आज अस्वस्थ लग रही थी, कहीं मुझे लगता है थोड़ा सर भारी भारी है, लगता है मुझे कुछ उलझन टाइप की हो रही है। गर्मी का मौसम था, वज्र गर्मी थी, खाना तो खा लिए लेकिन उनको कुछ उलझन महसूस हो रही थी। उनको लगता है कुछ, उन्होंने अपनी पत्नी से कहा लगता है मुझे कुछ अपच हो गया है, जरा मैं 5 मिनट बाहर 10-12 राउंड टहल लेता हूँ, तो मुझे टहल लूँगा तो मुझे आराम मिल जाएगा। तो पत्नी ने कहा सावधानी के साथ, पूरे गांव में किसी जानवर का आतंक है, तुम्हें टहलने की सूझी है? तो उसने कहा नहीं मुझे टहल दो, मुझे थोड़ा बड़ी उलझन महसूस हो रही है। एक तो ये जानवर की टेंशन के कारण नींद नहीं आती है, रात में जगो उससे नींद नहीं आती है, मेरे पेट में अपच टाइप की दिक्कत हो रही है, मुझे थोड़ा सा टहल लेने दो, मुझे आराम मिल जाएगा। और इधर 10 से 12 वाली टोली गांव में पहरा दे रही थी। गोपाल टहलने के लिए बाहर निकले कि मैं थोड़ा टहल लूँ तो मुझे राहत मिल जाएगी, मुझे लग रहा है गैस वगैरह बन गई है गोपाल ने कहा मैं बस 10 मिनट में आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे पहरे पे भी तो जाना है। तो गोपाल बाहर निकल के अपने घर के बाहर टहलना शुरू कर दिए। तभी गोपाल को गांव में थोड़ी दूर पे उन्हें कुछ जैसे चिल्लाने की आवाज़ आई। तो गोपाल को ये लगा कि शायद वहाँ पे जानवर का हमला हो गया है। तो गोपाल आओ देखे न ताओ देखे, वो लाठी उठाए अपनी, और जिधर से शोर की आवाज़ आ रही थी उधर गोपाल बढ़ गए शोर। गोपाल धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे, जिस ओर से शोर चिल्लाहट की आवाज़ आ रही थी। गोपाल जब आगे पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक दर पे, एक जगह पे किसी जानवर वगैरह के का खून वगैरह पड़ा था। और उन्होंने देखा अरे ये तो रज्जन नाई का घर है, रज्जन नाई की गैया बाहर बंधी रहती है, यहाँ पे लग रहा है कि जानवर रज्जन नाई की गाय को उठा ले गया है क्या। लेकिन कहा उसने कहा कि अगर मैं गांव वाले को बुलाने जाता हूँ तो जानवर मेरे पकड़ से छूट जाएगा, मुझे देखना पड़ेगा कौन जानवर है। और वो लगता है कि अभी तुरंत ताज़ा वाक़या है, मुझे पीछा करना चाहिए। वो जानवर कहाँ ले गया है रज्जन नाई की गाय को? वो उस जो ज़मीन पर रगड़ का निशान बन गया था, घसीटने का निशान बन गया था, उसके पीछे पीछे गोपाल चलने लगा लाठी लेकर के उस निशान, जो रगड़ का निशान बन गया था ज़मीन पे, और खून के छींटे भी बीच में पड़े हुए थे, वो उसका पीछे करता हुआ जा रहा था। गोपाल बहुत हिम्मती था। वो सोचा कि अगर मैं गांव वालों को बुलाने जाऊंगा तब तक हो सकता है वो जानवर मेरी पकड़ से बाहर हो जाए,
तो आओ देखे न ताओ देखे गोपाल, और अपनी लाठी लेकर के उस घसीटे हुए निशान का जो जमीन पड़ा था उसके ओर पीछे बढ़ने लगे। और रात के 12 बज गए, रात के 12 बज गए। तो जो 12 बजे से 2 बजे वाले जिस टोली का पहरा था वो टोली पहुंची गोपाल के घर। गोपाल का गेट खटखटाया, कहा भाभी भाभी गोपाल है, पहरा देने का समय हो गया है, उनको भेजिए बाहर। तो अंदर से आवाज आई गोपाल बाहर निकले हैं टहलने के लिए। तो टोली वाले कहें गोपाल बेवकूफ़ है क्या, जब जानवर में गांव का इतना आतंक है, गांव में इतना जानवरों का गांव में इतना जानवरों का आतंक है, तो वो अकेले क्यों टहलने निकला है बाहर। कहा किधर गया गोपाल। तो उन्होंने कहा बाहर ही रहेंगे, कहीं टहल रहे होंगे। और गांव वालों ने ढूंढना शुरू किया, गोपाल कहीं मिल ही नहीं रहा, गोपाल कहीं दिख ही नहीं रहा था कि गोपाल है कहाँ पे। पूरे गांव वालों में चिंता की लहर दौड़ गई। उनकी भाभी गोपाल की वाइफ ने बताया कि अभी बाहर ही टहल रहे थे। तो फिर पूरे गांव में चिंता की लहर दौड़ गई और सब हल्ला मचा, अरे गोपालवा दिख नहीं रहा है, जल्दी दौड़ो, ढूंढो जल्दी गोपाल को, गोपाल दिख नहीं रहा है। तो पूरे गांव में हल्ला मच गया, पूरा गांव बाहर आ गया और सब गोपाल को ढूंढने के लिए निकल पड़े, गोपाल को ढूंढने के लिए निकल पड़े। सब पूरी टोली गांव की गोपाल को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। तो सब लोग रज्जन नाई के घर के सामने पहुंचे। तो जब रज्जन नाई के घर के सामने पहुंचे तो वही उन्होंने देखा कि यहाँ पे कुछ हुआ है। रज्जन नाई की गाय बाहर बंधी रहती है, वो दिख नहीं रही है, और वहाँ पे कुछ खून के छींटे पड़े हुए थे, जमीन पे घसीटने का निशान पड़ा हुआ था। उन लोगों को लग गया कि शायद रज्जन नाई की गाय पर हमला हुआ है। तो उनका रज्जन नाई की गाय नहीं दिख रही, लेकिन गोपाल कहाँ गया। पूरा गांव चिंतित कि रज्जन नाई की गाय नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन गोपाल कहाँ चला गया। तो लोग पूरा गांव क्या किया कि जिस दिशा में वो जो जमीन पे घसीटने का निशान बना हुआ था, उस दिशा में पूरे गांव के लोग आगे बढ़ने लगे कि किधर वो रज्जन नाई की गाय को घसीट करके ले गया है जानवर। तो वो लोग धीरे धीरे उस निशान की ओर बढ़ने लगे। तो जब वो लोग उस निशान की ओर बढ़ रहे थे, उन्होंने देखा कुछ देर आगे एक गमछा पड़ा हुआ है जमीन पे, और उस गमछे पे वो कुछ खून के छींटे पड़े हुए थे। तो उन्होंने गांव के मुखिया जी बड़े हिम्मती थे, अपनी बंदूक लेके भीड़ के आगे नेतृत्व कर रहे थे भीड़ का। और जब उन्होंने देखा कि जमीन पे जो गमछा पड़ा हुआ खून से सड़ा हुआ है, वो उठाई और भीड़ की ओर दिखा के इशारा किन, हे देखा ये गमछा मिलल बा, के घर गमछा बा। तो वहाँ पे जो गोपाल की वाइफ थी वो गमछा देख के पहचान गई, ये तो हमारा गोपाल का गमछा बा, जरूर कुछ भयल हो, कुछ गड़बड़ हो, कुछ गड़बड़ हुआ है। मुखिया जी कहने एक सेकंड भी विलम्ब जिन करा, एक सेकंड भी देर जिन करा, चला सब जने पीछे की ओर चला, एक घसीटे हुए निशान की ओर आगे बढ़ा। तो सब मिला, पूरा जो टोली थी उस निशान की ओर आगे बढ़ने लगी, जमीन पे जो घसीटे बढ़ा था। थोड़ी दूर वो आगे बढ़े तो उनको गोपाल की फटी हुई शर्ट मिली। मुखिया जी कहने ये दिखाई का मिलल बा, उठाए न उसको देखे, नहीं तो खाली शर्ट के दिखाए में गोपाल की वाइफ को दिखाए। गोपाल की वाइफ कही ये तो गोपाल की शर्ट है, ये तो गोपाल की शर्ट है। लगी रोने वहाँ पे कि हमारे पति को उठाए ले गए बा जानवर, हमारे पति को उठाए ले गए बा जानवर। तो मुखिया कहने धैर्य, अभी धीरज रखा, अभी धीरज रखा, घबरावा जिन, हम सभी जने मिल के ढूंढत थे, घबरावा जिन बिल्कुल भी। तो पूरी टोली फिर आगे बढ़ गई, पूरी टोली फिर आगे बढ़ गई। और जैसे अब थोड़ा आगे बढ़े तो उन्हें गोपाल की एक पैर की चप्पल मिल गई। अब जितने भी गांव के लोग थे सबके मन में शंकाएं प्रबल हो गई थी कुछ, और सब कुछ चिंतित भी हो गए थे। सबको ये लगने लगा था कि रज्जन नाई की गाय पे तो हमला हुआ ही हुआ है, गोपाल के साथ भी कुछ ऐसा हो गया है जो अनहोनी हो गई है, गोपाल के साथ भी कुछ अनहोनी हो गई है। अब लोगों के मन में शंकाएं उत्पन्न होने लगी थी कि गोपाल के साथ भी कुछ अनहोनी हो गई है। लेकिन साथ में गोपाल की बीवी चल रहे थे, उसके बच्चे चल रहे थे। तो उनको ढाढ़स बनाए रखने के लिए, हिम्मत बनाए के रखने के लिए पूरा गांव कह रहा था भाभी हिम्मत रखा, घबरावा जिन, अभी कुछ हो ही सका तो गोपाल वो जानवर से उनका हत्ता पार हुआ हो, ये बदे ये सब सामान मिलत बा, भाभी अभी कोनो निष्कर्ष पे जिन पहुँचा है। पूरे गांव के लोग गोपाल की बीवी को हिम्मत दिला रहे थे, ढाढ़स बता रहे थे कि तुम अपनी हिम्मत मत तोड़ो अभी। लेकिन अब गोपाल की पत्नी को जैसे अब मन में कन्फर्म्ड होता जा रहा था कि गोपाल के साथ कुछ हो गया है। वो लोग थोड़ा देर आगे बढ़े, फिर उन्हें एक कटा हुआ एक पैर वहाँ मिला, कटा हुआ पैर मिला।
और जब कटा हुआ पैर मिला तो गोपाल की बीबी मार रोने लगी, वहीं पे गिर पड़ के रोने लगी, हाय अरे हमने गोपाल के मार दिए, हमने गोपाल के मार दिए, खूब रोने लगी, खूब रोने लगी। अब गांव के लोग भी कंफर्म हो गए थे कि रंजन नाई की गाय पे तो हमला हुआ ही हुआ है, गोपाल को भी जानवर ने मार दिया है। अब गांव वालों के मन में ये बात आ गई है कि कोई जो जानवर है वो सिर्फ जानवरों पे हमला नहीं कर रहा है, वो आदमखोर हो गया है, वो इंसानों पे भी हमला कर रहा है। अब गांव वाले डर गए इस बात को लेके कि पहले ननका मारा गया, जानवर तो मर ही रहे थे, फिर पहले ननका मारा गया, फिर ये गोपाल मारा गया, इसका मतलब जो जानवर है वो आदमखोर है, कोई आदमखोर जानवर है जो हमला कर रहा है। अब गांव के लोग लगे, पंचायत मुखिया जी, सब लोगों ने कहा हे मुखिया जी अब देरी जिन करा, तुरंत वन विभाग के फ़ोन करा। अब 1 सेकंड का विलम्ब कोनो औरों के साथ अनहोनी हो सकता है। अब फ़ोन करा वन विभाग के, वन विभाग वाले के बुलावा, वही पता लगा ही कौन जानवर बा। तो मुखिया जी कहें ना ही तो सब बच्चे सही कहा थे, हम तुरंत ही फ़ोन करी थी, हमारा मोबाइल ले आओ। फिर मोबाइल मंगाए मुखिया जी अपना मोबाइल मंगाए। कहें अब मुखिया जी के चेहरे पे भी चिंता की लकीर साफ साफ देखी जा रही थी। उनके गांव के 2 जानवरों पर तो हमला हो ही रहा था, अब 2 आदमी भी मारे गए। तो उन्होंने एक समय की देरी न करते हुए उन्होंने तत्काल वन विभाग का नंबर लिया, वन विभाग को फ़ोन किया और सारी बात बताई कि इस तरह की घटना हो रही है। पूरा गांव में डर का माहौल व्याप्त हो गया है, पूरा गांव डरा हुआ है। तुरंत 1-1.5 घंटे बाद फॉरेस्ट जो वन विभाग की जो टीम होती है वो वहाँ पे आ गई। उन्होंने पूरे गांव वालों से जांच पड़ताल शुरू की, पूछताछ शुरू की, किसी ने जानवर को देखा है, कैसा दिखता है, क्या है। तो उन लोगों ने क्या किया, उनके पास तमाम उपकरण थे, वो सारे उपकरण थे। उन्होंने क्या, जहाँ पे रंजन नाई की गाय बंधी थी, जहाँ पे वो सारा कांड हुआ था, वहाँ पे वो लोग लाइट वगैरह जला करके लेंस वगैरह से देखने का शुरू करते। उन्होंने कहा कुछ हमें एक निशानी मिल जाए, कुछ पहचान मिल जाए, जिससे पता लगे कि किस जानवर का हमला है, कौन जानवर हमला कर रहा है। तो वन विभाग की जो टीम थी उसमें जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट जो एक्सपर्ट थे वो भी लोग वहाँ पे थे। उन लोगों ने क्या किया, जहाँ पे रंजन नाई की गाय बंधी थी वहाँ पे जो हत्या होता हुआ था वहाँ पे उन्होंने देखना शुरू किया, ढूंढना शुरू किया, शायद कोई सुराग मिले, पता लगे कौन जानवर का हमला है। सारी वन विभाग टीम लगी हुई थी। तभी एक वन विभाग के अधिकारी की नज़र एक जगह पे गई। उन्होंने कहा ये तो किसी जानवर के पंजे का निशान है, ये किसी जानवर के पंजे का निशान है। तो उन्होंने उसको लेंस से देखना शुरू किया, पास जा कर के। जब वो पास जाके उन्होंने उसको देखा तो उन्होंने कहा ये तो शेर के पंजे का निशान है। उन्होंने तुरंत मुखिया को बताया ये शेर के पंजे का निशान है, नाखून बड़े बड़े हैं, गद्देदार पंजा है, ये शेर का हमला हुआ है। और उन्होंने तो उस निशान को काफ़ी मतलब अगल बगल साफ करके लेंस वगैरह से देखना शुरू किया। उन्होंने फिर उसको बताया, वन विभाग के लोगों ने मुखिया को बताया ये बाघ का हमला है, बाघ ने गांव के ऊपर हमला किया है। अब मुखिया जी की बुद्धि सन, बाघ का हमला, और बाघ तो अगर आदमी का खून लग गया है तो इसका मतलब बाघ आदमखोर हो गया है। बाघ आदमखोर हो गया है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि वो और भी जाने ले सकता है। तो उन्होंने, मुखिया जी ने तुरंत वन विभाग वालों से कहा आप कुछ करें, ये जानवर पकड़ें, अगर हमारे गांव के ऊपर बाघ का हमला फैल हो तो हमारे गांव के लोगों ने कहा हो ये अब आपकी जिम्मेदारी है कि तू पचे हमारे गांव के लोगों की रक्षा करे। तो वन विभाग के लोगों ने कहा मुखिया गलती तो आपकी है, गलती इसलिए है कि इतना आपको सरकारी दिशा निर्देश दिया गया कि कम से कम जंगल से 15 से 20 किलोमीटर का दायरा बना के चलिए। इसकी जहाँ पे जंगल है उससे तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर का दायरा होना चाहिए, और आप जहाँ पे आपकी बस्ती है यहाँ से तकरीबन 2 ही किलोमीटर बाद जंगल की शुरुआत हो जाती है। तो सबसे बड़ी लापरवाही तो आप लोगों ने की है, जंगल को काट करके आपने पूरी बस्ती बसा ली है। अब जानवर नहीं आएगा तो क्या होगा। तो मुखिया जी ने कहा सुना बाबू, हमार गांव आज का ना ही बसल बा, हमरे गांव के बसल यहाँ पे तकरीबन 45 साल से ज़्यादा का समय हो गया है।
आज तक ए तरह की कोनो वारदात नहीं भई, कोनो घटना ए तरह की नहीं भई। ये पहली बार हो रहा है कि हमारे गांव में जानवर के ऊपर हमला, आदमी के ऊपर हमला हो रहा है। तो वन विभाग के लोगों ने कहा कि आप घबराइए मत। मुखिया जी को ढाढ़स बताया, अब हमारी टीम यहाँ रहेगी, हम लोग देखेंगे, हम लोग उस बाघ को पकड़ने का प्रयास करेंगे जिस बाघ ने यहाँ पे हमला किया हुआ है। जिस बाघ ने यहाँ पे हमला किया हुआ है हम लोग उसको ढूंढेंगे, उसको पकड़ने का प्रयास करेंगे। तो फिर वहाँ तब से उस दिन वन विभाग की पूरी टीम लग गई। वन विभाग के जो शूटर्स होते हैं, वन विभाग के जो अधिकारी लोग होते हैं, उस गांव पे उन लोगों ने डेरा डाल दिया। अब पूरे गांव में एक संतोष की भावना आ गई थी, थोड़ा एक चैन आ गया था कि अब वन विभाग की टीम आ गई है, वन विभाग के लोग आ गए हैं, अब वो बाघ पकड़ा जाएगा या मारा जाएगा। अब थोड़ा सा उनके मन में एक निश्चिंतता आ गई थी कि अगर वन विभाग की टीम आ गई है तो बाघ पकड़ा जाएगा और मारा जाएगा। तकरीबन वन विभाग की टीम ने पूरा गांव का पूरा बॉर्डर कैप्चर कर रखा था, पूरे गांव के ऊपर निगाह बनाए के रखते थे। वन विभाग की टीम पहरा देती थी और उनके जो शूटर्स लोग थे वो रात में पेड़ों के ऊपर चाल बना करके, पेड़ों के ऊपर चाल बनती है, उस चाल के ऊपर बैठ करके जो वन विभाग के जो शूटर्स लोग थे वो पहरा देते थे। और ज़मीन पे जो वो जीप वगैरह बैठ के उनके जो अधिकारी लोग थे, शूटर्स लोग थे, जवान लोग थे, वो पहरा वगैरह देते थे। अब गांव में थोड़ा संतोष की भावना आ गई थी कि अगर वन विभाग की टीम आ गई है तो वो बाघ पकड़ा जाएगा। तो एक रात की बात है, वन विभाग की टीम पहरे पर तैनात थी। वन विभाग की टीम पहरे पर तैनात थी और तकरीबन ये जो गांव था, इसी से एक गांव और आगे सूरजनगर था, एक गांव और था सूरजनगर। तो वन विभाग की टीम पूरी चंपारण गांव में पहरा दे रही थी। तो पूरी सतर्कता और पूरी सावधानी के साथ वन विभाग की टीम वाले लगे हुए थे, पूरी सतर्कता और सावधानी के साथ लगे हुए थे। और तकरीबन उन लोगों ने, वन विभाग की टीम ने पूरा छावनी में तब्दील कर दिया था उस गाँव। एक रात की बात, उस वाक़ये के 3-4 दिन की बात है। वन विभाग की टीम वहाँ पर पहरा दे रही थी और वहीं से, उसी गांव से सटा एक गांव था सूरजनगर। सूरजनगर में एक आदमी था, रवि नाम का एक आदमी था। अब इस सूरजनगर वाले आतंकित नहीं थे, उनके मन में किसी प्रकार का भय नहीं था। उनको लग रहा था चूंकि वो जो गांव है चंपारण, वो बिल्कुल जंगल से सटा हुआ है, 2 ही किलोमीटर दूर है, इसलिए वहाँ खतरा ज़्यादा है। और हमारा गांव तकरीबन जंगल से 7 किलोमीटर दूर है, जंगल से 7 किलोमीटर दूर है, तो हम लोग महफूज हैं। तो तकरीबन रात के करीबन 11:30 बज रहा था और रवि को गांजे की तलब रहती थी, गांजा वो पीता था और परिवार के लोग उसको विरोध करते थे, फिर भी वो नहीं मानता था। फिर एक रात की बात है, 11:30 बजे रवि अपने घर से बाहर निकल करके वो गांजा पीने की तैयारी कर रहा था कि लाओ गांजा पी लिया जाए। और उसके घर के लोग अंदर, रात के 11:30 बज गए थे तो सो गए थे। तो अब उसको, रवि को लगा कि घर के लोग विरोध भी नहीं करेंगे, मैं आराम से बाहर गांजा पी लेता हूँ। तभी वहाँ पे रवि की चिल्लाने की आवाज़ आई, बड़ी तेज रवि की चिल्लाने की आवाज़ आई। पूरे गांव, पूरे घर के लोग उठ गए, गांव देश के लोग उठ गए, उसके जो गांव के सूरजनगर के जो लोग थे वो लोग उठ गए। उन्होंने क्या हुआ, सब पूरे गांव में सब लाइटें जलने लगी, क्या हो गया वहाँ पे। और खुद रवि के परिवार वाले भी चिंता के मारा उठ गए, क्या हुई, तो रवि की आवाज़ थी। उसकी पत्नी ने कही तो रवि की आवाज़ थी। तुरंत वो लोग घर के बाहर निकले, लेकिन जब बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि उस जगह पे रवि जहाँ पे बैठ के गांजा पी रहा था, वहाँ पे खून के छींटे पड़े हुए थे, खून के छींटे पड़े हुए थे और रवि के हाथ की 2 उंगलियां वहाँ कटी हुई पड़ी हुई थी। और जो वो मिट्टी जहाँ पे रवि बैठा था, वो मिट्टी काफ़ी उधड़ी हुई थी, जैसे लग रहा था यहाँ पे कशमकश हुई है, 2-2 हाथ हुआ है किसी के बीच।
अब उसकी बीवी जब ने रवि को देखा, उस जगह को देखा, तो उसके मन में शंका दौड़ गई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आज मेरे पति के ऊपर हमला हुआ है। उसने तुरंत फ़ोन किया वन विभाग वालों को। पूरा जो सूरजनगर के गांव के लोग थे वहाँ पे इकट्ठा हो गए। वो देखने लगे क्या हुआ था। वही चीज़ वहाँ पे भी हुई थी कि वहाँ पे जैसे जहाँ रवि बैठा था वहाँ पे खूब जब मिट्टी उधड़ी हुई थी, लग रहा था यहाँ पे 2-2 हाथ हुआ है, कशमकश हुई है। तो गांव के लोगों ने क्या किया, वो जो घसीटे, वहाँ पे भी वही चीज़ थी, घसीटे हुए का निशान बना हुआ था, घसीटे हुए के निशान बना हुआ था। तो गांव के लोग, सूरजनगर के गांव के लोग क्या किए, वो जो घसीटा हुआ निशान था उसका पीछा करने लगे और तकरीबन उन्होंने 4-5 किलोमीटर तक पीछा किया। तो पूरे गांव वालों ने देखा कि अब ये जो घसीटने का निशान था पैर का, ये जो रगड़ का निशान था, ये जंगल के अंदर की ओर जा रहा है। तब गांव के लोग समझ गए कि आज हमारा गांव निशाने पे आया है, बाघ का हमला यहाँ पे हुआ है। तुरंत वहाँ उस गांव का एक आदमी भागा चंपारण गांव गया और वहाँ पे जो वन विभाग की टीम तैनात थी उसने तुरंत बताया कि मेरे गांव के ऊपर हमला हुआ है और जानवर मेरे गांव के आदमी को ले गया है। तुरंत वन विभाग की टीम भागी उधर आई कि ये सूरजनगर गांव के ऊपर हमला हुआ है। और चंपारण गांव से सूरजनगर गांव जहाँ पर रवि के ऊपर हमला हुआ था तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी पे था। वन विभाग की टीम वहाँ पहुँच गई जहाँ रवि के ऊपर हमला हुआ था और वो देखने लगी, तलाशने लगी। तो उनको भी वहाँ पे पंजों का निशान मिला और वो पंजे का निशान वन विभाग वालों ने बताया कि ये बाघ का पंजा है, ये बाघ का पंजा है, बड़े बड़े नाखून, गद्देदार पंजा, ये बाघ का पंजा है। तो अब सूरजनगर वाले भी सबके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। सब सोच रहे थे कि हम चंपारण गांव को ही खतरा है, लेकिन ये तो हमारे गांव पे भी हमला हो गया। अब आदमियों की जान जा रही थी। अब लोगों के मन में डर आ गया था कि ऐसा तो नहीं कि वो जो बाघ है वो आदमखोर हो गया है, अब उसे इंसान का गोश्त अच्छा लगने लगा है, आदमी का गोश्त अच्छा लगने लगा है, तो वो आदमखोर हो गया है, इंसानों पर हमला कर रहा है। और इधर वन विभाग की टीम आई थी सूरजनगर देखने के लिए कि तभी चंपारण गांव में हल्ला हो गया। चंपारण गांव में बड़ी तेज हल्ला मचा कि मुखिया जी का लड़का नहीं मिल रहा है। पूरे गांव में इधर जब सूरजनगर में वाकया हुआ रवि वाला, तो पूरे वन विभाग की टीम आ गई थी सूरजनगर और चंपारण गांव था खाली। और चंपारण गांव में उसी वक्त हल्ला हो गया कि मुखिया जी का लड़का नहीं मिल रहा है, मुखिया जी का लड़का नहीं दिखाई दे रहा है। और मुखिया जी परेशान, बंदूक लेके बाहर अपने निकाले, कहीं एक बार वो जानवर हमके मिल जाए तो आ जाओ के शरीर में हम नवन की नवन गोली घुसेड़ दे। और तुरंत अपन मार परेशानी के मारे अपने लड़के को ढूंढने लगे। तो वन विभाग की टीम, अब जब चंपारण का मुखिया जी ने फ़ोन किया वन विभाग की टीम को, अब जब वन विभाग की टीम को फ़ोन किया तो वन विभाग की टीम ने कहा सूरजनगर पे भी हमला हुआ है और चंपारण गांव में मुखिया का लड़का नहीं मिल रहा है। तो उसने कहा पहले आप पूरा गांव तलाशिए, ऐसा तो नहीं मुखिया का लड़का कहीं गया हुआ है। पूरा चंपारण गांव मिलकर के मुखिया के लड़के को तलाशने लगा, मुखिया का लड़का कहीं नहीं मिल रहा। लगे थे 1-2 घंटे से सब ढूंढ रहे थे चंपारण गांव में कि उसमें एक आदमी देखता है। तो तकरीबन 2-3 घंटे की मशक्क़त के बाद एक झाड़ झंझाड़ में मुखिया जी के लड़के की फटी हुई शर्ट मिली। मुखिया जी के लड़के की फटी हुई शर्ट मिली और उस पर खून के छींटे थे। अब मुखिया जी लगे रोने, हमार बेटवा का भी मार दिया जानवर, हमारे बेटे के ऊपर हमला कर दिए, हमके ना छोड़बे, वो मिल जाते एक ही बार आज नवन गोली मार दे। मुखिया जी रो भी रहे थे अपने बच्चे के गम में, क्योंकि अब गांव के लोग कंफर्म हो गए थे कि मुखिया जी के बच्चों के ऊपर भी जानवर का हमला हुआ है। अब मुखिया जी रो रहे थे परेशान कि मेरे बच्चे के ऊपर हमला हो गया। और मुखिया जी रो भी रहे थे, उदास भी थे और बदला भी लेना चाह रहे थे अपने बच्चे का। अब बंदूक लेके उन्होंने हवा में फायर किया कि अगर आज ही हमको मिल जाएगा तो हम इसको तुरंत ही मार दे भाई, तुरंत मार दे भाई। और वन विभाग की टीम, आधी टीम उधर सूरजनगर गांव में, आधी टीम भाग के इधर आई। और जब उन्होंने देखा वहाँ पे वन विभाग के अधिकारियों ने
कि यहाँ पे भी शेर के पंजे का निशान बना हुआ है। जहाँ पे वो मुखिया जी का बच्चा का शर्ट मिला था, वहाँ पे भी उन्हें शेर के पंजों का निशान मिला। तो अब वन विभाग की टीम आपस में चर्चा करने लगी, सूरजनगर के ऊपर हमला हुआ, अगर बाघ रवि को उठा के ले गया है तो एक आदमी को खा के उसका पेट भर जाना चाहिए। तो तुरंत चंपारण गांव पे हमला होने का मतलब ये हुआ कि बाघ की संख्या एक से ज़्यादा हो सकती है, बाघों की संख्या एक से ज़्यादा हो सकती है। अब वन विभाग के अधिकारी आपस में सर पकड़ के बैठ गए कि इसका मतलब ये हुआ कि बाघ आदमखोर हैं, उन्हें इंसान का खून मिल गया है, तो अब इन्हें इंसान का गोश्त अच्छा लग रहा है। और उनके चेहरे पर साफ साफ चिंता की लकीरें देखी जा सकती थी, क्योंकि अब उनका ये मानना था कि बाघों की संख्या एक से ज़्यादा हो सकती है। और सबसे बड़ी चिंता की बात ये थी कि बाघ आदमखोर हो गए थे। अब वन विभाग ने और लोगों को, अपनी टीम के और लोगों को बुला लिया। अब सूरजनगर भी पूरा छावनी में तब्दील हो गया, चंपारण गांव भी पूरा छावनी में तब्दील हो गया। वन विभाग वालों ने तकरीबन 20 दिन तक पूरे गांव में डेरा डाले रखा, छावनी बना के रखा। और उस 20 दिन के दरमियान कोई ना आदमी मारा गया, ना कोई जानवर मारा गया, लेकिन बाघ नहीं पकड़ाया। 21वें दिन की बात है, वन विभाग की टीम सूरजनगर और चंपारण गांव में गश्त कर रही थी। यहां सब कुछ सामान्य था। चंपारण गांव के बगल में एक गांव और था। इधर चंपारण के गांव के एक तरफ सूरजनगर था और एक तरफ गांव था बसंत कला। तो एहतियात के तौर पर जो वन विभाग की टीम थी वो बसंत कला में भी पहरा दे रही थी। लेकिन अभी तक 20 दिन बीत गए, वन विभाग की टीम के हाथ में कुछ नहीं लगा। और उनकी ज़्यादा मुस्तैदी, ज़्यादा सावधानी चंपारण गांव की ओर थी और सूरजनगर गांव की ओर थी। लेकिन उनका फोकस बसंत कला गांव की ओर कम था। और बसंत कला में एक जग्गू दादा नाम का एक आदमी था। बसंत कला गांव में जग्गू दादा नाम का आदमी था। वो अपने आप को बहुत बहादुर समझता था, बहुत अपने आप को डेयरिंग समझता था, बहुत ताकतवर समझता था। और वो कहता था, मैं बाघ से नहीं डरता, जिस दिन बाघ मेरे सामने आएगा मैं उसको मार के गिरा दूंगा। जग्गू दादा अपने पास हमेशा कट्टा रखता था कि जिस दिन बाघ मेरे पास आएगा, मेरे सामने आ गया, मैं उसको मार दूंगा। और बसंत कला गांव की ओर वन विभाग की टीम का फोकस कम था। 21वें दिन की बात है, जग्गू दादा अपने खेत में ट्यूबवेल के पानी की सिंचाई हो रही कि नहीं, सिंचाई करवाने के लिए रात में गए। उन्होंने ट्यूबवेल खोला कि पानी खेतों में रात की सिंचाई करवा दें। अलबत्ते जग्गू दादा के परिवार के लोग रोक रहे थे कि आप खेतों की ओर मत जाए, बगल के 2 गांवों पे हमला हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा गांव सेफ है, हमारे गांव पे भी हमला हो सकता है। लेकिन जग्गू दादा ने बड़े मूछ पे ताव दिया, मेरा नाम जग्गू दादा है, अगर जिस दिन बाघ मेरे पास सामने आ गया उस दिन बाघ का अंतिम दिन होगा। और उन्होंने एक हाथ में लाठी ली, अपना कट्टा लिया, 5-6 तो कारतूस ले लिया, बुलेट ले लिया कि अब मैं जा रहा हूँ, अगर बाघ मेरे सामने आ गया तो उसका आज अंतिम दिन होगा। इसके बाद वो जग्गू दादा चले गए खेत की ओर, लाठी डंडा लेकर के अपना ट्यूबवेल चला करके वहाँ पे सिंचाई का काम शुरू कर दिया। आधा एक घंटा बीता था। आधा एक घंटा बीत जाने के बाद जग्गू दादा की बड़ी तेज चीखने की आवाज़ आई, जग्गू दादा की बड़ी तेज चिल्लाने की आवाज़ आई, बचाओ बचाओ बचाओ, और एक फायर की भी आवाज़ आई। तो लोगों ने सोचा कि लगता है जग्गू दादा का बाघ से आमना सामना हो गया है। पूरा गांव लाठी डंडा लेके निकला, जग्गू दादा के परिवार के लोग भी निकले। तुरंत जग्गू दादा जिस खेत की ओर गए थे, पूरा गांव उस खेत की ओर दौड़ पड़ा। उस खेत की ओर दौड़ पड़ा कि क्या हुआ है, जग्गू दादा ने बाघ को मार दिया या बाघ ने जग्गू दादा को मार दिया है। क्योंकि सबको तो पता था कि बगल में चंपारण गांव में और सूरजनगर गांव में हमला हुआ है, लेकिन वो ये नहीं सोच पा रहे थे कि बसंत कला गांव पे भी हमला हो जाएगा। पूरा गांव भगा,
जग्गू दादा के परिवार के लोग भी भगे। और जब वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने देखा कि जग्गू दादा का कंधे का एक हिस्सा वहाँ पे कटा पड़ा हुआ था। जग्गू दादा का कंधे का एक हिस्सा कटा पड़ा था और जग्गू दादा की लाश का पूरा हिस्सा वहाँ पे नहीं था, कंधे का हिस्सा कटा पड़ा था। सर वगैरह कुछ नहीं था, पैर वगैरह कुछ नहीं था, कंधे की तरफ एक पार्ट का था। ये देख करके जग्गू दादा के परिवार के लोग रोने लगे। जग्गू दादा के परिवार के लोग रोने लगे। तुरंत ये सूचना पहुंचाई गई वन विभाग की टीम को कि यहाँ हमारे बसंत कला गांव के ऊपर भी हमला हो गया है। तुरंत वन विभाग की टीम ने आनन फान में बगैर किसी विलंब किए अपनी टीम की एक टोली भेज दी बसंत कला गांव में। और वो इस बात को जान के सक्रियों के ताज़ा हमला है, उन्होंने चंपारण गांव का भी पहरा टाइट कर दिया, सूरजनगर गांव का भी पहरा टाइट कर दिया और अपनी एक टीम बसंत कला गांव की ओर भेज दी। वन विभाग की टीम वहां पे आई और हमेशा की तरह उन्होंने जहां पे ये लड़ाई हुई थी जग्गू दादा और बाघ के बीच, वहां पे उन्होंने निशान तलाशना शुरू किया, सुराग तलाशने की कोशिश की। तब उनको वहां पे नज़र आया कि यहाँ पे भी शेर के पंजे का निशान है। यहाँ पे भी उन्होंने वन विभाग टीम ने देखा ये बाघ के पंजे का निशान है, बाघ के पंजे का निशान है। तो गांव वाले अब कंफर्म्ड हो गए थे कि यहाँ पे भी शेर का हमला हुआ है। और इधर चंपारण गांव में एक मोहित पाठक नाम का घर था। मोहित पाठक नाम का आदमी था। उसे भी मन में कौतूहल उत्पन्न हुई, जिज्ञासा उत्पन्न हो गई कि बसंत कला गांव में क्या हुआ है, मुझे भी चल के देखना चाहिए। गांव वाले बहुत रोकने की कोशिश की, अभी रात है, अभी मत जाओ। तो उसने कहा कि मैं सूरजनगर होता हुआ बसंत कला चला जाऊंगा और मैं देखाऊंगा क्या वाकया हुआ वहाँ पे। वो उसके मन में इतनी कौतूहल उत्पन्न हो गई मोहित पाठक के मन में कि उससे रहा नहीं गया और वो तुरंत अपनी लाठी उठा करके, और मोहित पाठक के पास बंदूक भी थी, अपनी बंदूक ली, 2-4 कारतूस लिए और तुरंत उसने कहा कि मैं जाके देखता हूँ वहाँ पे क्या हुआ है। मोहित पाठक दंदनाते हुए अपनी इनफील्ड गाड़ी, मोहित पाठक के पास इनफील्ड गाड़ी थी, इनफील्ड गाड़ी लिए, अपनी बंदूक रखे और उस पर बंदूक लाद करके वो उस ओर जाने लगे। गांव वालों ने सोचा कि इनफील्ड है, इनफील्ड से जा रहे हैं तो इनफील्ड तेज रफ्तार में जाएगी, शेर हमला नहीं करेगा। तो गांव के लोगों ने कहा कि आप जा रहे हैं तो कम से कम 1-2 लोग को साथ ले लो। तो मोहित पाठक ने कहा कि जिंदगी और मौत भगवान के भरोसे है, मैं जा रहा हूँ, अगर मुझे मरना ही होगा, लेकिन अगर आज मैं देख रहा हूँ, ये ताज़ा बात है, ये ताज़ी बात है, अगर बसंत कला गाँव में मुझे बाघ दिख गया तो मैं वहाँ उसको मारने का प्रयास करूँगा। और मुखिया जी से इजाज़त मांग करके अपनी इनफील्ड लेके, अपनी बंदूक ले करके, 2-4 बुलेट से लेकर के, कारतूस लेके जाने का प्रयास शुरू कर दिया। और चंपारण गांव से बसंत कला गांव के बीच में थोड़ा सा एक पुलिया पड़ती है। वो चारों तरफ निगाह दौड़ा रहा था मोहित पाठक, कहीं जानवर मुझे दिख जाए। वो उस पुलिया को क्रॉस करने का प्रयास, पुलिया पे जब उसकी गाड़ी आई कि ला मैं पुलिया से गाड़ी निकाल लूँ, और पुलिया पे उसने क्या किया, अपनी इनफील्ड रोक दी। पुलिया के आसपास भी थोड़ा सा सुनसान एरिया था और अपनी मोबाइल की टॉर्च की लाइट जलाई और अपनी बंदूक लेके देखा कि आसपास का क्या नज़ारा है। और उसने पुलिया के ऊपर खड़े होकर के बंदूक लोड करके वो तलाशने लगा कहीं मुझे जानवर दिख जाए, शेर दिख जाए। कि तभी मोहित पाठक की चिल्लाने की आवाज़ आई, बहुत तेज चिल्लाने की आवाज़ आई। और चूँकि चंपारण गांव से तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर आगे वो पुलिया पड़ती थी, वो छोटी सी नहर बहती थी। अब गांव के लोग समझ गए कुछ अनहोनी हो गई है, कुछ असामान्य हुआ है। गांव के लोग लाठी डंडा बंदूक, मुखिया जी अपनी बंदूक वगैरह लेके सब दौड़ पड़े गांव के लोग। और जब गांव के लोग वहां पे दौड़े तो उन लोगों ने देखा क्या कि मोहित पाठक की इनफील्ड तो वहाँ खड़ी है, गिरी पड़ी थी, और मोहित पाठक की बॉडी कहीं दिख नहीं रही है।
मोहित पाठक की बॉडी कहीं दिख नहीं रही है। सब लोग परेशान कि मोहित पाठक की बॉडी कहाँ है, क्या हुआ, कि मोहित पाठक ने बाघ को मार दिया है कि बाघ ने मोहित पाठक को मार दिया है। पूरा गांव परेशान, क्या बात है। अब उन लोगों ने वहां पे सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गांव वालों ने, और तुरंत वन विभाग को सूचना भी भेज दी। अब गांव वाले अपने स्तर पर ढूंढ तलाश रहे थे, कोई निशानी मिले, कोई पहचान मिले, क्या हुआ है। उन्होंने ढूंढना शुरू किया, सबको अपना सब निशान वगैरह तलाशना शुरू किया। काफ़ी मशक्क़त के बाद एक आदमी को मोहित पाठक का मोबाइल मिला, और थोड़ी दूर आधा किलोमीटर जाने के बाद राइफल पड़ी हुई थी मोहित पाठक की वहाँ पे। अब पूरा गांव जान गया कि कुछ अनहोनी हो गई है, कुछ अनहोनी हो गई है। फिर वहाँ पे और थोड़ा कायदे से देखा तलाशा गया, वन विभाग की टीम भी आ गई। आज बड़ी दुखदाई घटना हो गई। तकरीबन 1 किलोमीटर आगे उन्होंने पूरा जब छानते छानते पहुँचे तो उन्हें मोहित पाठक का कटा हुआ सर मिला। मोहित पाठक का कटा हुआ सर मिला। अब वन विभाग की टीम तुरंत मौके पे आ गई और उन्होंने वहाँ पे भी निशान तलाशना शुरू किया। तो हमेशा की तरह इस घटना में भी उन्हें वहाँ पे शेर के पंजों के निशान मिले और बाघ के पंजों के निशान मिले। तो वन विभाग की टीम ने कहा कि ये बाघ या तो एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं, एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं। यहाँ पे संभावना है कि बाघों की संख्या एक से ज़्यादा हो सकती है। और सबसे बड़ी चिंता की बात तो ये कि वो आदमखोर हो गए। तो अब वन विभाग की टीम ने कहा कि पहरा देने से काम नहीं बनेगा, हमें बाघ को पकड़ने के लिए कोई योजना बनानी पड़ेगी। तो वन विभाग में एक प्लानिंग बनी कि हम लोग शेर को चारा डालेंगे। चारा डालने का मतलब हम लोग एक बकरा बांध के रखेंगे और पेड़ों की चाल पे हम लोग चढ़ जाएंगे, और जब अगर शेर बकरे के ऊपर हमला करता है तब फिर हम लोग शेर को मार देंगे। तो सब लोगों ने प्लानिंग बना करके वन विभाग की टीम लोगों ने जंगल के किनारे, जंगल का जो किनारे वाला एरिया था, जंगल का जो किनारे वाला था एरिया था, उसके पेड़ के ऊपर उन लोगों ने चौल बना करके पहरा देना शुरू कर दिया। और उन्होंने एक जगह चुनी, उस पर उन्होंने एक बकरा बांध के रखा कि बकरा बांध के हमने रखा कि अब वो अगर वहाँ पे हमला करेगा शेर तो उसको हम मार देंगे। बाघ के बकरे के ऊपर उन्होंने एक कह लेना चारा डालना शेर को, बकरा उन्होंने बांध के रखा। और वन विभाग के लोग पहरा देने लगे। पूरी रात पहरा दिए, शेर नहीं आया। दूसरे दिन भी उन्होंने यही ट्रिक आजमाई। उन्होंने ये काम चंपारण गांव में भी किया, बसंत कला गांव में भी किया और सूरजनगर गांव में भी किया। वो बकरे बांध के रखते थे नीचे और पेड़ों की चालों पर छुप के रहते थे कि अगर बाघ आएगा तो हम लोग निशाना ला के मार देंगे, बकरा खाने के लिए वो आएगा उसको हम लोग मार देंगे। लेकिन सबसे बड़ी आश्चर्य की बात थी, वन विभाग ने इस प्रयास को तकरीबन हफ्ता 10 दिन तक किया। तीनों गांव में कुछ उन्होंने स्पॉट चिन्हित किए थे कि यहाँ पे बकरा बांध के रखेंगे और अगर शेर आएगा तो उस पर हम ख़त्म कर देंगे उसको। क्योंकि अब वन विभाग वालों के मन में ये डाउट आ गया था कि शेरों की संख्या एक या एक से ज़्यादा हो सकती है। तो उन लोगों ने पूरे यहाँ पे पेड़ों के ऊपर चौल बना करके निगरानी रखना शुरू कर दी। हफ्ता 10 दिन प्रयास किया, कोई हमला नहीं हुआ। तो वन विभाग के लोग कहे हमला नहीं हुआ, तो उन्होंने के मन में एक डाउट आ गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि शेर आदमखोर हो गया, अब उसे जानवर का मांस ही नहीं अच्छा लगता हो, अब उसे इंसानी गोश्त अच्छा लगता हो। तो उन्होंने कहा, वन विभाग लोग ऐसा कैसे, हम कोई भी इंसान इतना बड़ा जोखिम नहीं ले सकता चारा बनने का कि पता चला उसको हम लोग बचा ही ना पाए, उसके ऊपर हमला हो जाए। तब वन विभाग के लोगों ने काफ़ी मशक्क़त शुरू कर दी। अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए। तो वन विभाग की जो टीम थी बहुत प्रयास किया, उन्होंने बहुत अथक प्रयास किया। जाल डाला, वो जो जाल होता है कि इसके अंदर, और जाल के अंदर बकरे को बांध के रखा कि अगर इसके अंदर हमला करेगा तो जाल के अंदर शेर फंस जाएगा। मतलब पिंजड़ा नुमा जाल था और उसके अंदर बकरे को बांध के रखा कि इसके अंदर अगर बकरे को खाने आएगा शेर तो ये पिंजड़ा गिर जाएगा, शेर फंस जाएगा। ये भी जतन उनका फेल हो गया। वन विभाग के लोग
जंगल के अंदर जाकर के सर्च ऑपरेशन उन्होंने दिन में शुरू किया कि ला हम लोग अगर बाघ बाहर नहीं आ रहा है तो हम ही लोग अंदर जंगल के अंदर जाके देखते हैं। जंगल के अंदर उन्होंने जाकर के देखना सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन बाघ नहीं मिला। और उनको तो अब ये भी नहीं पता था कि हमला करने वाला बाघ की संख्या एक है कि ज़्यादा है, क्योंकि उस दिन दोनों गांव में, चंपारण गांव में और सूरजनगर गांव में एक साथ हमला हुआ था। इसका मतलब उन्हें डाउट था कि बाघ की संख्या एक से ज़्यादा हो सकती है। तो वन विभाग की टीम जब काफ़ी प्रयास किया, महीना डेढ़ महीना प्रयास किया, और गाँव में देश में वारदात होती जा रही थी। ये देखिए, वन विभाग की टीम वहाँ तैनात थी और गाँव देश तीनों गाँव में हमले हो रहे थे, लोग मर रहे थे। अब वन विभाग की टीम के हम लोग पूरे लोग यहाँ तैनात हैं। हमने सारे हथकंडे इस्तेमाल करके देख लिए, सारे प्रयास करके देख लिए, लेकिन वह बाघ नहीं आया पकड़ में। तो फिर जब उन्होंने काफ़ी मंथन चल रहा था, तब उन्होंने कहा, सब लोगों ने मिलकर के आपस में चर्चा की कि बाघ की संख्या एक से ज़्यादा हो सकती है और बाघ पकड़ में आ नहीं रहा है। तो उन लोगों ने कहा कि इसके लिए अब एक ही तरीका है कि हम लोग केदार को बुलाएं। केदार ही एक ऐसा आदमी है जो इस मिशन को, इस इम्पॉसिबल से, ये मिशन इम्पॉसिबल सा लग रहा है, असंभव सा काम लग रहा है, केदार ही इसको सुलझा सकता है। तो मुखिया जी ने वन विभाग की टीम से पूछा, ये केदार के बाद केदार शेर पकड़ ले? जब पूरा गांव वन विभाग की टीम मिल के शेर नहीं पकड़ पावत बात, तो केदार कैसे पकड़ ले? तो उसने बताया वन विभाग की टीम ने, केदार फौज में था और फौज में वो स्नाइपर था। स्नाइपर मतलब जो छुप करके 2-3 किलोमीटर दूर से दुश्मन पे एकदम सटीक निशाना लगाता था। फौज में वो शार्प शूटर था, स्नाइपर था वो। हम लोग उसको बुलाएंगे। तो उन्होंने कहा, मुखिया जी ने पूछा, केदार आएगा क्यों? क्यों आएगा केदार अपनी जान जोखिम में डालने? तो वन विभाग की टीम लोगों ने बताया कि आज से तकरीबन 7 साल पहले केदार की बीवी और उसके बच्चे और केदार बहुत खुशहाल ज़िंदगी जी रहे थे, बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे। और केदार का जो घर था उससे 10 किलोमीटर दूर जंगल था। एक बार की बात है, केदार की बीवी और उसके 2 बच्चे घर में थे। वहाँ पे जानवर का हमला हो गया, शेर का हमला हो गया। केदार उस वक्त ड्यूटी पे थे। केदार उस वक्त पंजाब में तैनात थे। केदार यहाँ थे भी नहीं, केदार पंजाब में थे। उनके घर के ऊपर बाघ का हमला हुआ था। उनकी बीवी और उनके बच्चों को बहुत तड़पा करके बाघ ने मार दिया था। तब से केदार अपने बच्चों की मौत से और अपनी बीवी की मौत से टूट गए थे। फौज की नौकरी उन्होंने छोड़ दी थी। हमेशा शराब के नशे में लत रहने लगे, हमेशा शराब के नशे में डूबे रहने लगे, अपने परिवार के गम में डूबे रहने लगे। तो मुखिया जी ने कहा कि जो वो हमेशा इतना बड़ा शराबी हो गया है, हमेशा नशे में रहता है, तब वो कैसे शेर को मारेगा? तो उन लोगों ने बताया कि केदार की एक खासियत है कि अगर यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर एक छोटी सी बोतल रख दीजिए तो उस पर भी एकदम सटीक निशाना केदार लगाता है। और केदार एक बहुत अच्छा फौजी था, जो खुफिया मिशन में भी जिसका प्रयोग किया जाता था। और केदार अपने दुश्मन में 3 किलोमीटर दूर से एकदम सटीक निशाना लगाता था। हम लोग बाघ पकड़ने के लिए उसे बुलाएंगे, और उसके पास बाघ पकड़ने का मकसद भी है, कारण भी है, क्योंकि बाघ ने उसकी पत्नी और उसके बच्चों को मारा था। जब केदार को ये बात पता लगेगी कि इस गांव में भी इसी तरह का वाक़या हुआ है, तो केदार को जीने का एक मकसद मिलेगा। अपने परिवार को तो बचा नहीं सका, अपने उसके परिवार साथ अनहोनी हो गई थी। हो सकता है गांव को बचाने के लिए केदार आए। और केदार ने अपनी ड्यूटी के दरमियान मुखिया जी को, वन विभाग के अधिकारी ने मुखिया जी को बताया, केदार ने अपनी ड्यूटी के दरमियान 2 शेरों को मारा था। 2 बाघों को अपने सटीक बंदूक के निशाने से 2.5 किलोमीटर दूरी स्थित बाघ को उसने सटीक निशाने से मारा था। तो 2 शेरों को मार चुका है। तो ये केदार ही इस मिशन को अंजाम दे पाएगा। हम केदार को बुलाते हैं। किसी तरह से वन विभाग ने ये सूचना केदार को भिजवाई। केदार आजकल सहारनपुर में रह रहे थे। केदारपुर की सूचना मिली, सहारनपुर में उनका घर था।
और जब वन विभाग के अधिकारियों का फोन गया सर केदार के पास, तो केदार अपने घर में एकदम नशे की लत में एकदम धुत बिल्कुल सो रहे थे, बेहोशी हालत में, फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे वन विभाग का। तो जो उनके पड़ोसी लोग थे वो भाग के आए, उनको पता है, लगता है कि आज ये पिए हुए हैं, तगड़ा है, सो बेहोशी हालत में है। जो उनका माली था वो दौड़ता हुआ, साहब फ़ोन बज रहा है, साहब फ़ोन बज रहा है, लेकिन केदार की नींद ही ना खुले, एकदम सो था। फिर काफ़ी मशक्क़त के बाद केदार को माली ने उठाया, कहा साहब फ़ोन बज रहा है, साहब फ़ोन बज रहा है, उठाइए। जब केदार ने फ़ोन उठाया तो उधर से वन विभाग के अधिकारी फ़ोन पे बोल रहे थे। उन्होंने कहा केदार, मैं तुम्हारा दोस्त केशव बोल रहा हूँ और मैं इस वक्त चंपारण गांव से बोल रहा हूँ। फिर एक एक करके सारा वाक़या, सारी घटनाएं वन विभाग के अधिकारी केदार को बताते चले गए कि किस तरह से उसने आतंक फैला रखा है, हमने क्या क्या प्रयास किए लेकिन हम पकड़ नहीं पा रहे। और केदार को उसने केशव, जो उसका दोस्त था, जो वन विभाग अधिकारी था, केशव उसका नाम था, उसको दोस्त था, केशव ने कहा केदार मुझे पता है कि तुम्हारे पत्नी तुम्हारे बच्चों को बाघ ने मारा था, बेहद तड़पा तड़पा के मारा था, तुम अपने परिवार के लोगों को नहीं बचा पाए थे, लेकिन आज मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ। ये जो पूरा गांव है, ये जो तुम्हारा देश है, ये तुम्हारा घर परिवार ही है, तुम्हारे अपने लोग हैं, अब इनकी जान के ऊपर संकट आया है। तुम अपने परिवार को तो नहीं बचा पाए थे, लेकिन आज तुम्हें मौका मिला है कि और जो बेगुनाह बेकसूर लोगों की, मासूम लोगों की ज़िंदगियाँ जा रही हैं, इनको तुम बचा सकते हो। केदार ने कहा, अरे नशे में थे केदार, कौन बोला है? पहले सारी बात सुनी, फिर कहा मैं किस लायक रह गया, मैं तो बिल्कुल हमेशा नशे में रहते रहते बर्बाद हो गया। तो वन विभाग के अधिकारी केशव ने कहा, तुम अपने केदार, अपने अंदर के आदमी को पहचानो, तुम वो कर सकते हो जो दूसरा कोई नहीं कर सकता, और तुम्हें गांव वालों की मदद के लिए जरूर आना चाहिए। तो केदार ने कहा मैं आ तो जाऊंगा, लेकिन मैं नशे में थे, मैं बाघ को मार दूंगा, इस बात की गारंटी नहीं है। तो केशव ने कहा तुम आओ तो सही पहले यहाँ पे, फिर इसके बाद देखेंगे क्या होता है। तो फिर केदार बाघों को मार पाएगा कि नहीं मार पाएगा, केदार गांव वाले की जान बचा पाएगा कि नहीं बचा पाएगा, कि केदार खुद बाघ का शिकार बन जाएगा, केदार कैसे मारेगा बाघों को, कितने बाघ हैं वहाँ पे जो आदमखोर हो गए हैं। ये सारे रहस्य का पर्दा, अगर इस सारे रहस्य को सच्चाई अगर आपको जाननी है, क्या हुआ आगे चल करके, केदार वहाँ गया तो शेरों को तलाश पाया कि नहीं तलाश पाया, शेरों को केदार मार पाया कि केदार को ही शेरों ने मार दिया, क्या जानवर में जो गांव में जो हमले हो रहे थे क्या रुक पाए, क्या बाघ पकड़ में आया। इन सारी चीज़ों की सच्चाई अगर जाननी है, इन सारी चीज़ों की जानकारी अगर आपको जाननी है, तो आपको केदार पार्ट 2 सुनना पड़ेगा। आज के लिए तभी तो ये हमारी कहने कहानी का पहला पार्ट था। अगले पार्ट में केदार गांव जाएगा, केदार बाघ को मार पाएगा कि नहीं मार पाएगा, बाघ को पकड़ पाएगा कि नहीं पकड़ पाएगा, गांव वालों को बचा पाएगा कि नहीं बचा पाएगा। अगर आपको जानना है तो सुनिए फिर केदार द प्रोटेक्टर पार्ट 2। आज के लिए तभी दोस्तों, नमस्कार।